चैप्टर 1 पुरखे और बचपन। छोटी अवस्था से ही मैं बड़ा साहसी था। अगर ऐसा ना होता तो खाली हाथ सारी दुनिया घूम आना क्या मेरे लिए कभी संभव होता। विवेकानंद। 12 जनवरी 1863 प्रभात का समय। स्त्री पुरुषों के दल मकर समतमी के स्नान के लिए गंगा की ओर जा रहे थे। इसी समय कलकत्ता के गण्यमान्य दत्त परिवार में एक बालक का जन्म हुआ जिसका नाम नरेंद्र नाथ रखा गया। आगे चलकर यही नरेंद्र नाथ विवेकानंद के नाम से प्रसिद्ध हुआ। बालक की मां का नाम भुवनेश्वरी देवी था। नरेंद्र से पहले उनके 2 लड़कियां थीं। बेटे का मुंह देखने की उनके मन में बड़ी अभिलाषा थी, इसलिए सुबह शाम शिव मंदिर जाकर प्रार्थना करने लगी। कहते हैं कि एक दिन वो पुत्र कामना में इतनी ध्यान मग्न हुई कि उन्हें कैलाशपति शिव सामने खड़े दिखाई दिए। धीरे धीरे उन्होंने शिशु रूप धारण किया और भुवनेश्वरी देवी की गोद में बैठ गए। इससे मां का यह विश्वास बना कि बेटे का जन्म शिव के वरदान से हुआ है, इसलिए उन्होंने उसका नाम वीरेश्वर रखा। घर में यही नाम चलता था और प्रियजन बीले कहकर पुकारते थे। कलकत्ता में कायस्थ वंश के कई दत्त परिवार थे। इन परिवारों में बहुत से योग्य और विद्वान व्यक्ति पैदा हुए। विवेकानंद के समकालीन इतिहासकार रमेश चंद्र दत्त उनमें से एक थे। विवेकानंद का जन्म इसी कायस्थ परिवार में हुआ था, पर रोलाम ने उन्हें क्षत्रिय वंश में उत्पन्न होना बताया। शायद उन्हें यह भ्रांति इसलिए हुई कि खुद विवेकानंद ने विदेश यात्रा से लौटकर अपने मद्रास के भाषण में प्रसंगवश कहा था। एक बात और, मैंने समाज सुधारकों के मुख पत्र में पढ़ा कि मैं शूद्र हूं और मुझसे पूछा गया था कि एक शूद्र को सन्यासी होने का क्या अधिकार है। तो इस पर मेरा उत्तर यह है कि मैं उन महापुरुष का वंशधर हूं जिनके चरण कमलों पर प्रत्येक ब्रह्मांड यमाय धर्मराज्य चित्रगुप्ताय वै नमः उच्चारण करते हुए पुष्पांजलि प्रदान करता है और जिनके वंशज विशुद्ध क्षत्रिय है। यदि अपने पुराणों पर विश्वास हो तो इन समाज सुधारकों को जान लेना चाहिए कि मेरी जाति ने पुराने जमाने में अन्य सेवाओं के अतिरिक्त कई शताब्दियों तक आधे भारत का शासन किया था। यदि मेरी जाति छोड़ दी जाए तो भारत के वर्तमान सभ्यता का क्या शेष रहेगा। अकेले बंगाल ही में मेरी जाति में सबसे बड़े दार्शनिक, सबसे बड़े कवि, सबसे बड़े इतिहासज्ञ, सबसे बड़े पुरातत्ववेत्ता और सबसे बड़े धर्म प्रचारक उत्पन्न हुए। मेरी ही जाति ने वर्तमान समय में सबसे बड़े वैज्ञानिकों से भारतवर्ष को विभूषित किया है। इन निंदकों को थोड़ा अपने देश के इतिहास का तो ज्ञान प्राप्त करना था। ब्राह्मण, क्षत्रिय तथा वैश्य इन तीनों वर्णों के संबंध में जरा अध्ययन तो करना था। जरा ये तो जानना था कि तीनों ही वर्णों को सन्यासी होने और वेद के अध्ययन का समान अधिकार है। ये बातें मैंने तो यूं ही प्रसंगवश कह दी। वो जो मुझे शूद्र कहते हैं, इसकी मुझे तनिक भी पीड़ा नहीं। मेरे पूर्वजों ने गरीबों पर जो अत्याचार किया था, इससे उसका कुछ परिशोध हो जाएगा। यदि मैं पैरिया, नीच चांडाल होता तो मुझे और भी आनंद आता, क्योंकि मैं उन महापुरुष का शिष्य हूं जिन्होंने सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मण होते हुए भी एक पैरिया चांडाल के घर को साफ करने की अपनी इच्छा प्रकट की। नरेंद्र को विचारकों तथा वैज्ञानिकों की समृद्ध परंपरा विरासत में मिली थी। उसके परदादा राम मोहन दत्त कलकत्ता सुप्रीम कोर्ट के नामी वकील थे। जहां धन, ऐश्वर्य और ख्याति प्राप्त थी, वहां ज्ञान चर्चा और शास्त्र चर्चा भी इस परिवार की विशेषता थी। समय के साथ साथ चलते हुए अर्थ और मोक्ष, भोग और त्याग तथा आधुनिकता और प्राचीनता दत्त परिवार के स्वभाव तथा चरित्र में घुल मिल गई थी। राम मोहन के इकलौते बेटे दुर्गाचरण ने समय की प्रथा के अनुसार जहां संस्कृत और फारसी पढ़ी थी, वहां काम चलाऊ अंग्रेजी भी सीखी थी और वे छोटी ही उम्र में वकालत के धंधे में पड़ गए थे। पर उनका स्वभाव पिता से भिन्न था। धन कमाने में उनकी अधिक रुचि नहीं थी। धर्मानुरागी युवक दुर्गाचरण सत्संग और शास्त्र चर्चा के अवसर और सुयोग खोजते रहते। परिणाम ये कि जब उनकी अवस्था सिर्फ 25 बरस थी तो उत्तर पश्चिम प्रदेशों से आए वेदांती साधुओं से वे इतने प्रभावित हुए कि घर बार छोड़कर संन्यास ग्रहण कर लिया।
पति वियोग में तड़पती हुई जवान पत्नी के लिए गोद का नन्हा बालक ही एकमात्र सहारा रह गया। सन्यासी प्रथा के अनुसार 12 बरस बाद जब दुर्गाचरण अपनी जन्मभूमि का दर्शन करने आए तो पत्नी का 1 साल पहले देहांत हो चुका था। उन्होंने अपने बालक पुत्र विश्वनाथ को आशीर्वाद दिया और चले गए। इसके बाद उन्होंने फिर कभी भी घर में कदम ना रखा और ना किसी ने उन्हें देखा। ये विश्वनाथ ही नरेंद्रनाथ के पिता थे। उन्होंने भी वकालत का पैतृक धंधा अपनाया था, लेकिन वकालत में व्यस्त रहते हुए भी पारिवारिक परंपरा के अनुसार शास्त्र चर्चा तथा अध्ययन के प्रति उनका विशेष अनुराग था। राजा राम मोहन रॉय के समय से प्राचीनता और आधुनिकता में प्राच्य तथा पाश्चात्य में जो संघर्ष शुरू हुआ था वो अब तीव्र रूप धारण करके एक निर्णायक स्थिति में पहुंच चुका था। राजा राम मोहन रॉय जिस पुरानी शिक्षा पद्धति को बदलना चाहते थे उसका स्थान अब मैकॉले की शिक्षा प्रणाली ने ले लिया। संस्कृत तथा फारसी की शिक्षा गौण हो गई थी और अंग्रेजी का बोलबाला था। राजा राम मोहन रॉय क्या चाहते थे और मैकॉले की शिक्षा प्रणाली ने हमें क्या दिया, इस पर हम आगे चलकर पूर्ण जागरण परिच्छेद में विचार करेंगे। यहां सिर्फ इतना कह देना काफी है कि राजा राम मोहन रॉय प्राचीनता और आधुनिकता में समन्वय और सामंजस्य की जिस स्वस्थ भावना को लेकर चले थे वो उपेक्षित और विकृत होती जा रही थी। धर्मांधता और रूढ़िवाद के स्थान पर भूगोल, इतिहास, साहित्य, गणित तथा विज्ञान की शिक्षा संकीर्णता तथा छिछले विद्याभिमान को जन्म दे रही थी। चिंतन के क्षितिज पर यह भय स्पष्ट मंडरा रहा था कि कहीं प्राच्य पाश्चात्य से पराजित ना हो जाए। ब्रह्मा समाज जो वास्तव में संघर्ष का संगठित रूप था, अब इस भय के कारण आदि ब्रह्मा समाज और अखिल भारतीय ब्रह्मा समाज 2 में विभाजित हो गया था। इन दोनों के आपसी संघर्ष का परिणाम यह था कि आदि ब्रह्म समाज वाले प्राचीनता के खोल में सिकुड़ते जा रहे थे और अखिल भारतीय ब्रह्मा समाज वाले परंपरा से संबंध विच्छेद करके आधुनिकता के नशे में लड़खड़ाते पाश्चात्य की ओर झुक रहे थे। पढ़े लिखे बंगाली युवक अपने स्वभाव और संस्कार के अनुसार इन दोनों में से किसी एक को चुनते थे, लेकिन ऐसे लोगों की संख्या भी दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी जिनका ना आदि ब्रह्मा समाज से कोई सरोकार था और ना अखिल भारतीय ब्रह्मा समाज से, और अगर था तो वो भी अत्यंत औपचारिक और ऊपरी। उन्हें ना प्राचीनता से कुछ लेना देना था